हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनंगम। आज बात करेंगे सीडीएसएल के बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल एंड कंक्लूजन्स के बारे में। अभी सीडीएसएल एक डिपॉजिटरी है। जैसे कि आप अपने पैसे बैंक में रखते हो, सिमिलरली आप अपने शेयर्स या फिर सिक्योरिटीज डिमेटेरियलाइज फॉर्म में इन डिपॉजिटरीज के पास रखते हो। तो सीडीएसएल का काम बेसिकली यही हुआ कि आपके जो शेयर्स और सिक्योरिटीज़ है वो सिक्योरली डिमेटेरियलाइज फॉर्म में रखना। अभी ये डिमेटेरियलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करने का नीड क्यों आया? तो पहले जब शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू किया जाता था, आपको एक पेपर सर्टिफिकेट मिलता था। तो इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए, जैसे कि फेक सर्टिफिकेट इशू किया जाता था और सर्टिफिकेट्स लोग गुमा भी देते थे। तो ये सारे प्रॉब्लम्स के साथ डील करने के लिए सेबी ने 1996 में डिपॉजिटरी एक्ट इनेक्ट किया, जिसके वजह से इन सिक्योरिटीज़ को डिमेटेरियलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करना कंपलसरी हो गया। तो 1999 में बीएसई ने सीडीएसएल को प्रमोट किया और शुरू किया। हालांकि जब हम लोग बोलते हैं कि जीरो था ग्रो अपस्टॉक से हम लोगों ने अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लिया है, वो एक्चुअली डीमेट अकाउंट नहीं और एक ब्रोकरेज अकाउंट है। तो ये जो ब्रोकर्स है ये लोग बस एक इंटरमीडिएटर है, और आपका जो बाय और सेल ऑर्डर है वो आपके लिए फुलफिल करता है। कैसे? ये लोग आपके जो डीमेट अकाउंट है उधर से शेयर्स उठा के एक्सचेंज में बेच देंगे, नहीं तो एक्सचेंज से उठा के खरीद के आपके डीमेट अकाउंट में जमा कर देंगे, डिपेंडिंग ऑन द बाय और सेल ऑर्डर जो आपने आपके ब्रोकरेज अकाउंट में प्लेस किया था। अभी ये तो हो गया सीडीएसएल का मेन बिजनेस, पर इसके अलावा इनके और 3 सब्सिडरीज है। और पहला है सीवीएल माने सीडीएसएल वेंचर लिमिटेड। तो 2002 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लॉन्च किया गया था, जिसके कारण अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है आपको कंपलसरी केवाईसी करना ही पड़ेगा। तो ये जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है इन्होंने ये पूरा काम सीवीएल को दे दिया। तो जब आप म्यूचुअल फंड खरीदने जाते हो और आप केवाईसी करते हो, तो ये काम सीवीएल के थ्रू ही किया जाता है। और इसके अलावा ये लोग ई वोटिंग, पैन कार्ड वैलिडेशन, आधार कार्ड वैलिडेशन, ऐसे भी बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड सब्सिडरी है CIRL, सीडीएसएल इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड। अभी जैसे कि नेम सजेस्ट करता है, ये एक रिपोजिटरी है जो आपके इंश्योरेंस पॉलिसीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखता है। अभी अगर आपको एक इंश्योरेंस रिपोजिटरी बनना है, आपको IRDAI से एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कंपलसरी। और यही लोग जो है इस पूरे सेक्टर को टाइटली रेगुलेट करके रखती है। अभी एज ऑफ 31 दिसंबर 2020 इस सब्सिडरी के पास 5.86 लाख अकाउंट्स रजिस्टर्ड है। इनका थर्ड और लास्ट सब्सिडरी है CCRL, मीनिंग सीडीएसएल कमोडिटी रिपोजिटरी लिमिटेड। अभी यही इधर भी सेम ही होता है। ये जो कमोडिटी का वेयरहाउस रिसिप्ट्स है ये लोग ऑनलाइन फॉर्म में स्टोर करते हैं, डिमेटेरियलाइज फॉर्म में। ये सेक्टर को WDRA स्ट्रिक्टली रेगुलेट करके रखती है। और एज ऑन दिसंबर 2020 इनके पास अराउंड 2980 रजिस्टर्ड वेयर हाउसेज यूनिट्स है। अभी बात करते हैं कि ये लोग पैसे कैसे कमाते हैं। और पहला है एनुअल इश्योर चार्जेस। अभी ये इधर से ही इनका जो मैक्सिमम प्रॉफिट्स है वो आते हैं। अभी ये जो कंपनीज है ये लोग अपने सिक्योरिटीज़ को इशू करते हैं, और फिर उसके बाद कन्वर्ट करके डिमेटेरियलाइज फॉर्म में आप खरीद बेच सकते हो। और इसके लिए सीडीएसएल इन पे एक एनुअल फ़ी चार्ज करते हैं, और यही है इनका जो एनुअल इशूअर चार्जेस। अभी ये जो चार्ज है, ये जो फ़ी है, ये सेबी टाइटली रेगुलेट करके रखती है, और दोनों सीडीएसएल और एनएसडीएल को सेम ही रखना पड़ता है। अब ये जो कंपनीज है इनको दोनों सीडीएसएल और एनएसडीएल में इशू करना पड़ता है अपने सिक्योरिटीज़। क्योंकि से फॉर एग्जांपल अगर कंपनी बस एनएसडीएल में रजिस्टर्ड है, तो और जो इन्वेस्टर है उनका उसका अकाउंट सीडीएसएल में है, तो वो जाके सिक्योरिटीज़ खरीद नहीं पाएगा। तो यही कारण के वजह से कंपनीज को मैंडेटरी है कि उनको दोनों सीडीएसएल और एनएसडीएल में इशू करना पड़ता है सिक्योरिटी। सेकेंड है ट्रांजैक्शन चार्जेस। अगर आपने अभी कभी शेयर्स बेचा है, तो बाय द एंड ऑफ दैट ट्रेडिंग डे आपको सीडीएसएल से एक मैसेज आएगा सेइंग कि XYZ कंपनी का इतना शेयर्स आपका डेबिट हो गया है आपके डीमेट अकाउंट से, और आपको इस पे इतना चार्ज किया गया है। तो यही इसको ही बोलते हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस। जब आप शेयर्स बेचते हो, आपके डीमेट अकाउंट से शेयर्स डेबिट हो जाता है, निकल जाता है, तब आपको इस पर एक फ़ी भरना पड़ता है। ये फ़ी आपसे डायरेक्टली चार्ज नहीं किया जाता, ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी कि जीरोधा ग्रो अप स्टॉक से
चार्ज किया जाता है। थर्ड है कंपनी एक्शन चार्जेस। कंपनीज जब आईपीओ लाते हैं, बोनस शेयर्स इशू करते हैं या फिर शेयर स्प्लिट करते हैं, उस पे सीडीएसएल एक वन टाइम फी चार्ज करते हैं। अभी ये जो प्रॉफिट स्ट्रीम है बहुत ही साइक्लिकल है और मार्केट ड्रिवन है, मीनिंग कि ये मार्केट वैल्यूएशंस पे बहुत डिपेंड करता है और उस पर फ्लक्चुएट करता है। अगर मार्केट बहुत अच्छा करता है, मार्केट ज़्यादा वैल्यूएशंस पे है, बुल मार्केट चल रहा है, तब कंपनीज भी जनरली बहुत सारे आईपीओज लिस्ट करते हैं और उससे इनका भी मुनाफा बहुत ज़्यादा होता है। पर इसका बिल्कुल ऑपोजिट भी हो सकता है। अगर मार्केट रिसेशन में है और बहुत नीचे गिर रहा है, तब कंपनीज आईपीओ नहीं लाना चाहेंगे और इनका मुनाफा इधर से होता ही नहीं। फोर्थ है ऑनलाइन डेटा और केवाईसी चार्जेस। जब आप केवाईसी करते हो, आपसे एक छोटा वन टाइम फी चार्ज करता है और इधर से इनका मुनाफा होता है। और इसके अलावा इनके बहुत सारे छोटे छोटे चार्जेस भी है, जैसे कि अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस, ई वोटिंग चार्जेस एक्सेट्रा। अभी चलिए इनके बैलेंस शीट देखते हैं, और अगर आप इनके बोरोइंग्स देखोगे वो ज़ीरो है, क्योंकि ऐसे जो बिजनेसेस है वो चलाने के लिए आपको लोन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इनके कैपेक्स तो होते ही नहीं। बस इनके जो फिक्स्ड एसेट्स है, मतलब बेसिकली आपका ऑफिसेज हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, जहाँ एम्प्लॉयज़ जाके काम करेंगे, वो भी आपका बहुत ही कम दिखेगा। इनका जो मेजॉरिटी पार्ट है वो आपको इन्वेस्टमेंट्स और कैश में दिखेगा, क्योंकि सेबी जो है वो उन्होंने एक मैंडेटरी रख दिया है कि कैश इनको एक मिनिमम अमाउंट रखना ही है बैलेंस शीट में, क्योंकि कैश रखने की वजह से इनका जो आरओई है वो थोड़ा घट जाता है। पर ख़राब टाइम में यही जो कैश है वो आप इस बिज़नेस को कुशन देता है। अभी जैसे कि मैंने बोला कि इस बिज़नेस का कैपेक्स नहीं होता है, तो इनका जो सारा प्रॉफिट्स होता है वो फ्री कैश होता है, हो जाता है। और इन फ्री कैश को ये लोग इधर डिविडेंड देंगे, नहीं तो बिजनेस में ही रख देंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं रिटेन अर्निंग्स। अभी इन रिटेन अर्निंग्स को ये लोग इधर शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे, नहीं तो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे, और इसीलिए आपको बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स में भी इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट स्टेक दिखे। ये जो इमेज है इनका क्वार्टरली ईपीएस दिखा रहा है, और जैसे कि आप लेटेस्ट क्वार्टर का ईपीएस देख सकते हो कैसे स्पाइक किया है। अभी जैसे कि आप लोगों को पता होगा रिसेंटली कितने सारे कंपनीज ने आईपीओ इशू किया था, और कितने सारे लोगों ने डीमैट अकाउंट्स भी खुलवाया था, क्योंकि लोग पेंडेमिक के कारण घर में थे और उनको पैसे कमाने थे। पर मुझे नहीं लगता कि ये फिर से रिपीट होगा, क्योंकि पेंडेमिक जो था एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन था, और ऐसे ही स्पीड में डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए लोगों को शेयर मार्केट को एज अ प्लेस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स देखना पड़ेगा एंड नॉट एज अ प्लेस ऑफ गैम्बलिंग देन। और ये जो मेंटल चेंज है ये 3-4 सालों में नहीं आने वाला है, ये बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हो सकता है 10 साल, हो सकता है 15 साल, या फिर उससे भी ज़्यादा, मुझे नहीं पता। तो इसके कारण मैं जो इनके फ्री कैश फ्लोज है उसमें 30-40% ग्रोथ तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। एक स्लो और स्टेडी ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मैनेजमेंट ने क्लियरली बोल दिया है कि इनका जो मेन फोकस है वो ग्रोथ पे नहीं, मार्केट शेयर रिटेन करने में रहेगा, बढ़ाने में रहेगा, और उनके जो प्लेटफॉर्म है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में रहेगा। भाई मार्केट शेयर ये लोग कैसे बढ़ाएंगे, इनके जो चार्जेस है वो कम कर देंगे कंपेटिटर से, ताकि ज़्यादा लोग आके रजिस्टर करें, और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स का जो रिक्वायरमेंट्स है वो रिलैक्स कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, चलो बाय।